हेलो वेलकम। देखो यार, इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूँ, मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। देखो, ये जो आप कमेंट्स करते हो इससे मुझे पता लगता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके काम के हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखो यार, ये चैप्टर 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एक एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ, मतलब किस टाइप पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले हमें बात करना है पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो आमने सामने की साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। मतलब जैसे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल होगा। पैरेलल होने के साथ साथ जो आमने सामने की साइड्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स, वो इक्वल भी होती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। मतलब ये वाला जो पेयर है, जोड़ा है, ये आपस में पैरेलल होगा, ये जो पेयर है ये आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं कि अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। मतलब अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये मान लो अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है? अपोजिट एंगल का मतलब है ऐसे सामने सामने वाले एंगल। ठीक है, यानी कि जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल सी के। मान लो कि अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से ये आमने सामने वाले एंगल, यानी कि जो एंगल बी है वो बराबर होगा एंगल डी के। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि मतलब ये जो डायगोनल है, ठीक है, मान लो कि अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये वाला टुकड़ा 10 सेंटीमीटर होगा, ये टुकड़ा भी 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा इससे। इसी तरह से ये जो डायगोनल है इस पॉइंट से, ठीक है ना, जितना इतना इधर इधर होगा उतना ही इधर होगा। मतलब अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गई बात? अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब है कि जहाँ पर एक दूसरे को ये काटते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर देते हैं। मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर है और ये टुकड़ा इसके बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब देखो, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 पैरेललोग्राम के ऊपर ही पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया फाइंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? इसके सामने भी कितना आएगा? वो भी 12 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो आप या तो सबको जोड़ दो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों ओर का माप। या फिर आप एक काम करो, जो फॉर्मूला आप रेक्टेंगल में लगाते आए हो पेरीमीटर का, वही यहाँ पर भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। मतलब एक बार लेंथ और ब्रेथ जोड़ लो, डबल कर दो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 12 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 19। 38 हो जाएगा टोटल इसका पेरीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 भी पैरेललोग्राम के ऊपर ही पूछा गया है। ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे ना यहाँ पे, वो पैरेललोग्राम के ऊपर पूछे जाएंगे, याद रखना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि फिगर 3.20 है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें BEST, ठीक है, BEST एक पैरेललोग्राम है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसमें से सबसे आसान किसको निकालना है? एक्स को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्स होगा वो सीधा सीधा एंगल बी के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं ये। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, मैंने कहा था ऐसे सामने सामने वाले। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा और एंगल भी कितना है? 100 डिग्री। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा एक्स कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, एक्स हमें पता लग गया। अच्छा, अब देखो, पैरेललोग्राम में आपको पता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और आपको पता है कि अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हैं या लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं और उनको कोई लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे काटे,
तो ये जो एंगल होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इनका सम आता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल बी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल बी है और ये जो जेड है, इसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ कि भाई जो जेड है प्लस में एंगल बी है, इनको जोड़ने पे कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, रीजन में क्या आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लो ना को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे एक और चीज़ लिख सकते हो कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में बराबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले कोण, चाहे आप इस तरफ चलो चाहे इस तरफ चलो, है ना, जैसे दो साथ वाले जिनके बीच में एक साइड कॉमन होती है। ठीक है, आप कुछ भी इसमें यहाँ से लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो जेड और बी, ठीक है, मैंने क्या बोला, को इंटीरियर एंगल है तो इनको जोड़ के आएगा 180। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बी की वैल्यू रख दो यार, बी की वैल्यू पता है आपको 100। ठीक है, ये हो गया 180 के बराबर। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ठीक है ना, 100 माइनस में जाएगा, तो यहाँ से आपको जेड भी पता लग गया। इसी तरह से अगर मैं वाई की बात करूँ तो आपको पता है कि यार वाई प्लस जेड करके कितना आना है, 180 आना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, देखो ये एक सीधी लाइन है, तो ये वाला जेड और ये वाई है ना, पूरा आधा सर्कल बन गया, मतलब ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ से वाई आपको नहीं पता, लेकिन जेड आपको पता लग चुका है 80। कहाँ से पता लगा, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, वाई को आप और भी अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते थे, जैसे कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो वाई सीधा सीधा यहाँ से भी आपको 100 दिख रहा होगा। समझ में आ गई बात, तो ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपके एनसीईआरटी का, ये भी पैरेललोग्राम के ऊपर पूछा गया है। इसमें कह रहा है आर आई एन जी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आर का मेजर कितना है 70 डिग्री है, तो बाकी के एंगल बताओ। तो यार देखो सीधा सीधा एन भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है ना, आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है ना, आपको क्या लिखना है कि भैया जो कोण एन है वो बराबर है आर के। यहाँ पे आप लिख लेना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर के बराबर, आर कितना है 70 है। इसी तरह से आई प्लस आर की अगर हम बात करें, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर की, तो इनको जोड़ के आएगा 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, देखो ये और ये, ठीक है, पैरेलल है और ये इनको काट रही है, तो ये कोइंटीरियर एंगल होगा। या फिर आप यूँ कह सकते हो कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का सम कितना होता है 180 होता है। आप कुछ भी लिख देना यहाँ पे, चाहे कोइंटीरियर एंगल लिख देना। ठीक है, अब आई की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन आर तो मुझे पता है कि 70 डिग्री है, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 के। तो एंगल आई कितना हो जाएगा 110, 70 माइनस में जाएगा ना, तो एंगल आई आ गया। अब जितना एंगल आई होगा उतना एंगल जी होगा, है ना। एंगल जी और एंगल आई बराबर होंगे, अपोजिट एंगल लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर होते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी जाएगी, जितनी आई की है, और आई कितना है 110 है। ये भी हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक फिगर आपके पास एच ई एल पी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में, गिवन दैट ओ ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब जो ओ ई है ये हमें बताया गया है 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोला गया एच एल जो है वो 5 ज़्यादा है पी ई से, मतलब जो एच एल है वो पी ई जो है उससे 5 ज़्यादा है, और इसमें 5 जोड़ दो। तो पी ई कितना है पहले हमें ये पता लगा लेना चाहिए वैसे, है ना, तब हमें एच एल पता लग जाएगा। तो पी ई कैसे पता लगाओगे, ध्यान से देखो, जो पी ई होगा, देखो पी ई है कहाँ पे, ये है पी ई, ठीक है, और इतना है 4। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अभी मैंने आपको कहा था ना कि ये बाइसेक्ट करते हैं जो इसके डायगोनल होते हैं, तो मतलब ये और ये टुकड़ा बराबर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो पी ई जो होगा असलियत में वो 4 का डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर भी 4 इधर भी 4, टोटल 4 का डबल यानी कि 8। ठीक है, कारण कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये आधा है, तो ये पी जो होगा इस आधे का डबल होगा ना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे पता है पी कितना आया है 8 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा, पी की जगह 8 लिख दूंगा, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ओ एच फाइंड आउट करना है। तो ओ एच कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ओ एच कहाँ पे है, ओ एच ये रहा। देखो जो ओ एच होगा, और जाहिर सी बात है एच एल का आधा ही तो होगा, ये उसका आधा ही तो होगा,
तो ओ एच जो है वो एच एल का आधा है, नहीं डिवाइड बाई 2 कर दो। एच एल कितना आया 13, तो ये 13/2 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट बदलोगे तो 6.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, अगला जो हमें पढ़ना है टाइप, वो है रोम्बस। रोम्बस की क्या खास बात होती है, आप ऐसे कह सकते हो एक ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें सारी साइड आपस में बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल और उसकी चारों साइड बराबर हैं तो हमेशा रोम्बस ही बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पैरेललोग्राम की अगर कॉन्जिक्यूटिव साइड बराबर हो जाए, साथ साथ वाली, तो भी वो रोम्बस ही बनेगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो जैसी दोनों साइडें बराबर हुई, ये वाली ऑटोमेटिकली इसके बराबर होती है, ये वाली ऑटोमेटिकली इसके बराबर होती है, तो सभी बराबर हो गया। तो मतलब रोम्बस के पास सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होंगी। क्यों? क्योंकि जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो जितनी प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम के पास पढ़ी थी, सब रोम्बस के पास भी हैं, ठीक है, यानी कि इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट तो करते ही हैं। लेकिन इसके जो डायगोनल है, खास बात है कि वो परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करेंगे, क्योंकि इस पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब देखो एग्जाम्पल 7 रोम्बस के ऊपर पूछा गया है। इसमें कह रहा है RIC एक रोम्बस है, ठीक है, तो यहाँ से आप देखो RICE, ये क्या है, एक रोम्बस है। इसमें हमें XYZ फाइंड आउट करना है। तो यार एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये x मुझे बताना है पहले। x कैसे पता लगाएंगे हम, ये वाला, ठीक है, x क्या है, OE। तो सीधी सीधी बात है, OE जो होगा वो बराबर होगा OI के। कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर रहा होगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, OE, इसको क्या बोल रहे हैं, OI। तो OE क्या चीज़ है, x है, तो यहाँ पे OE की जगह x लिख दिया। और OI क्या चीज़ है, OI है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ यूनिट नहीं बताइए, हम मान के चल रहे हैं चलो सेंटीमीटर, नहीं तो अब यूनिट लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद अगर y निकालना है तो सेम लॉजिक, ठीक है, इसके लिए OR बराबर हो जाएगा OC के, सेम लॉजिक लगेगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो मतलब जितना बड़ा ये टुकड़ा उतना बड़ा ये टुकड़ा, अगर ये 12 है तो y भी 12 होगा, तो यहाँ से OR यानी y 12 आ गया, ठीक। इसके बाद हमें z भी निकालना है। अब याद रहे आपको कि z कैसे निकालोगे, ये जो है ना ये, ठीक है, एंगल ROI सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि 90 होगा, ठीक है, क्या मैंने कहा, एंगल ROI 90 होगा। इसका रीजन क्या लिखोगे, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी ये पहला डायगोनल ये दूसरा डायगोनल परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 है, ठीक है, हालांकि ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा क्योंकि हमें तो जेड निकालना है ना। तो अगर ये 90 हुआ, ठीक है, ये अपने को ऑलरेडी पता है 5, ये हमने निकाल लिया 12, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 13 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल OIR है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल OIR। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सीधा सीधा कि जो 90 के सामने वाला साइड है यानी कि जेड, उसका अकेले का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है जो बाकी दोनों साइड बन गई इनकी लेंथ के स्क्वायर का सम। तो इसकी लेंथ कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है y, तो y का स्क्वायर प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर। अच्छा y कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या मैं सीधा 12 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ 144, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 169, 169 जेड का स्क्वायर है तो जेड कितना हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। लेंथ नेगेटिव होती नहीं इसलिए -13 लेंगे नहीं, तो जेड आ गया 13। क्लियर हो गई बात, चलो। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्लास 8 की मैथ्स बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट मुझसे व्हाट्सअप पे पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक चैप्टर बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक मिल जाएगा, ठीक है, एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा व्हाट्सअप पे मुझसे अपने पर्सनल डाउट पूछने का, पूरे साल आपको जो भी डाउट है मैथ्स के आप मुझसे पूछ पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो अपना है वो है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो जाए। जैसे ही एक 90 होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो बाकी सबको भी 90 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 होगा और पैरेललोग्राम है तो ये भी 90 होगा, सामने वाला एंगल बराबर होते हैं। ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये भी 90 हो जाएगा इसी तरह से। मतलब एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। अब ये मत समझना कि एक ही राइट रहेगा, एक राइट होने से बाकी तीनों अपने आप ही राइट हो जाएंगे। तो मतलब क्या, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर और पैरेलल भी, ये वाली साइड इसके बराबर और पैरेलल भी, साथ ही साथ हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मतलब ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो इसके पास सारी प्रॉपर्टी होंगी पैरेललोग्राम की। ईच डायगोनल इज राइट, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, हर एक एंगल 90-90 डिग्री का होगा। डायगोनल इक्वल होते हैं, याद रखना इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, और बाइसेक्ट भी करेंगे ही, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी है। तो मतलब अगर मैं आपको बस एक टुकड़ा बता दूं कि यार ये वाला टुकड़ा 4 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 4 ही होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि अगर ये बराबर होने के बाद बाइसेक्ट करेंगे मतलब चारों टुकड़े ही बराबर हो जाएंगे ना। क्लियर होगी बात? चलो अब इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। RENT एक रेक्टेंगल है, आप यहाँ पे देख पाओगे RENT, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और जो डायगोनल है ओ पे मीट करते हैं, नहीं डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्स बताना है। अगर OR इतना है और OT इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मुझे बात बताओ यार, क्या इसके डायगोनल बराबर होते हैं? बिल्कुल, ठीक है। और हमें बताया गया है OR मतलब ये, ठीक है, और बताया गया है OT यानी कि ये, तो हम इनको कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ना, इसमें हर एक टुकड़ा ही बराबर होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसको प्रूफ करके कैसे दिखाओगे? देखो, पूरा का पूरा डायगोनल यानी कि RN पूरा, ठीक है, बराबर होगा इस पूरे के पूरे डायगोनल यानी कि TE के, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँ TE बराबर होगा RN के। तो यहाँ पे कारण क्या लिखोगे? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो एक बार बताओ, अगर डायगोनल इक्वल हैं तो इनका आधा भी इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल थे ना, तो उनका आधा कर दो यार, ये भी बराबर होगा, है ना। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते ही हैं। तो देखो यार, ये इस डायगोनल का आधा ही तो है, ये जो 3x+1 लिखा है ये इस डायगोनल का आधा ही तो है। तो मतलब क्या कि TE का हाफ हो गया इतना, क्योंकि ये इतने की लेंथ बताई गई है TO, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया कि भाई TE का हाफ हो गया OT, तो यहाँ पे लिख दिया OT। और RN का हाफ, RN मतलब ये पूरा, इसका हाफ क्या हो गया? इसका हाफ हो गया OR। बस अब रख दो यार वैल्यू, ठीक है। OT की वैल्यू कितनी है? OT की वैल्यू है 3x+1, और OR की वैल्यू कितनी है? 2x+4। तो यहाँ से 2x माइनस में आएगा 3x माइनस 2x, x बचेगा, और 1 माइनस में आएगा 4 में से 1 गया 3 बचेगा। क्लियर होगी बात? सेंटीमीटर नहीं है वैसे, यूनिट लिखना आप UNIT, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट हमें बताई नहीं है, ठीक। चलो इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की, ठीक है ना। ये मैं उम्मीद करता हूँ को समझ में आ गया, हालांकि पेपर में इतना लंबा मत करना। एक अगर ये रेक्टेंगल है तो ये टुकड़ा हो, ये टुकड़ा हो, ये टुकड़ा हो, ये टुकड़ा हो, चारों बराबर होते हैं, याद रखना। आप डायरेक्ट ये इसके बराबर लिख दो, नहीं यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, बस कारण लिख देना। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, अगला क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर जो होता है इसमें चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर भी है, एक रोम्बस भी है, ये एक रेक्टेंगल भी है, इसमें सबकी प्रॉपर्टी होती है। इसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की भी, रोम्बस की भी, रेक्टेंगल की भी। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड तो पैरेलल और इक्वल है ही, साथ ही साथ हर एक एंगल 90 डिग्री है। रोम्बस क्यों है? क्योंकि हर एक जो साइड है वो बराबर है, तो रोम्बस भी है। यानी सारी प्रॉपर्टी होंगी इसकी। इसके बाद पढ़ना है आपको काइट के बारे में, ठीक है। तो काइट कुछ ऐसा दिखता है। काइट क्यों बोलते हैं इसको? देखो, अगर इसकी आप शेप देखो तो आपको कुछ कुछ काइट जैसी नजर आ रही है, कि उन्होंने पतंग उड़ाई है, ठीक है। तो ऐसी ही तो होती है पतंग, ये मान जा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? काइट। तो काइट में खास बात क्या है, ध्यान से देखना, कि इसमें साथ वाली ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, साथ वाली, आमने सामने की नहीं, और ये साथ वाली आपस में बराबर होंगी। अगर कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि साथ साथ वाली साइड आपस में बराबर, और दूसरा जो जोड़ा है साथ वाला वो आपस में बराबर, तो इसको बोला जाता है कि ये काइट है। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, कॉन्जिक्यूटिव साइड यानी साथ साथ वाली साइड आपस में बराबर होती हैं, और ये साथ वाली आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब याद रखना कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर,
मतलब अगर ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल है, तो ये 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है, मैं इसको अगर बना के दिखाऊं तो मान लो ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। पहली बात तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई काइट की। दूसरी बात क्या है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर, यानी कि इनमें से एक डायगोनल दूसरे वाले को बाइसेक्ट करेगा। तो कौन बाइसेक्ट करेगा? दोनों बाइसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, कौन सा बराबर होगा पता है? ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। अब आप कहोगे पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये वाला टुकड़ा इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला इसके बराबर, कैसे पता लगेगा? ध्यान दो कि जो ये दो डायगोनल है ना, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। कैसे? जो ये वाला डायगोनल है, आप देखोगे तो ये ए और सी को मिला रहा है। जो ए है वो कैसे बन रहा है? ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यानी बराबर साइड के बीच में जो पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पर सी कैसे बन रहा है? देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यानी बराबर साइड के बीच में आ रहा है। तो जो बराबर साइड्स के बीच में आने से डायगोनल बना है ना, वो बाइसेक्ट नहीं होता है। बाइसेक्ट कौन सा डायगोनल होता है? जो अनइक्वल साइड के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर एक कट है जबकि यहाँ पे दो कट है, यानी अनइक्वल साइड के बीच में है डी। और यहाँ पर भी एक कट है, यहाँ पर दो कट है, यानी अनइक्वल साइड्स के बीच में है बी। तो इनको ज्वाइन करने से जो डायगोनल बनेगा ना, वो बाइसेक्ट होता है। आगे बात समझ में? और इसी तरह से इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, लेकिन दोनों पेयर नहीं। ठीक है, अगर मैं बताऊं, आपको समझाऊं, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होता है, यानी कि एंगल डी और एंगल बी, एंगल बी और एंगल डी बराबर होते हैं। वही सेम चीज़, अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल हैं वो आमने सामने वाले बराबर होंगे, और जो इक्वल साइड के बीच में एंगल है वो बराबर नहीं होते। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसकी। अब ट्रेपीजियम की बात करते हैं। ट्रेपीजियम में खास बात क्या है कि मिनिमम एक अपोजिट पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, इसका मतलब यहाँ क्या है कि ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल हैं, तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब मिनिमम आपको देखना है एक जोड़ा पैरेलल होना चाहिए। तो ये थे वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आपको अभी आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें समझाई। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मैथ्स को बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद आप अपने मैथ्स के डाउट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ पाओगे। ठीक है, पूरे साल आपको जब भी लगे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प जैसे मुझे टाइम मिलता है तुरंत करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।